बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहबाज और आज हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। हम अगर किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स फाइंड करना चाहें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, हमें पता है कि हम एक सिंगल चार्ज पार्टिकल को होल्ड नहीं कर सकते आसानी से। अगर ये कोई कंडक्टर है, इसके अंदर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं और उन चार्जेस को फ्लो करवाते हैं, अगर इस कंडक्टर में से I करंट फ्लो कर रहा हो, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इसमें से चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड इसका पैदा होगा वो असल में चार्जेस के मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जब भी चार्ज मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। चार्जेस की मूवमेंट की वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के गिर्द पैदा हुआ, अगर हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स की इंटरेक्शन की वजह से जो इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लग रही है वो असल में इस कंडक्टर के ऊपर नहीं बल्कि इसके अंदर फ्लो करने वाले उन चार्जेस के ऊपर लग रही है। क्योंकि वो चार्जेस इसी कंडक्टर का हिस्सा हैं, इस वजह से वो सारी की सारी फोर्स ये कंडक्टर फील करता है। उस फोर्स के नतीजे में चार्ज पार्टिकल्स तो इसको छोड़ के बाहर मूव नहीं कर सकते, तो ये पूरे का पूरा कंडक्टर मूव कर जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। फर्ज कर लें हमारे पास कोई कंडक्टर है, एक पोर्शन है किसी कंडक्टर का जिसकी लेंथ है L। ये लेंथ इसकी है L लेंथ का कंडक्टर। इसमें से जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ये चार्जेस के फ्लो की डायरेक्शन अगर ये हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हर चार्ज के ऊपर लगने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ हो, तो हमने जो फोर्स लिखी थी F = I × L × D, तो इस फोर्स की डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं बाय राइट हैंड रूल ऑन L × D। L × D के ऊपर राइट हैंड रूल लगाएंगे तो इस फोर्स की डायरेक्शन निकल आएगी। और क्रॉस प्रोडक्ट में हमें ये भी पता है कि जो यूनिट वेक्टर होता है, जो दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के नतीजे में निकलता है, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो हम कह देते हैं ये करंट की डायरेक्शन I की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो जो फोर्स होगी हम कह देते हैं इस तरफ इसके ऊपर फोर्स लग रही है, चार्जेस के ऊपर फोर्स लग रही है। अगर हम इस पूरे के पूरे कंडक्टर के ऊपर लगने वाली फोर्स को कैलकुलेट कर लें, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और हमें पता चल जाए कि इस कंडक्टर के अंदर कितने चार्जेस हैं, तो हम उतने चार्जेस के ऊपर इस फोर्स को डिवाइड कर देंगे तो एक चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स आ जाएगी। हम सबसे पहले लिखते हैं कि जो फोर्स है, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस कंडक्टर ऑफ लेंथ L, वो होगी, हमें पता है फोर्स होती है I × L × D। ये हमने लास्ट टाइम ड्राइव किया था। अब इसमें अगर हम इस करंट I की वैल्यू फाइंड कर लें और इसमें पुट कर दें, तो हमारे पास इस I करंट यानी कि इस करंट में कितने चार्जेस मौजूद हैं एक्चुअल में, अगर वो नंबर ऑफ चार्जेस आ जाएं तो हम बता पाएंगे कि हर एक सिंगल चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। उसके लिए हम इमेजिन करते हैं, हम फर्ज करते हैं अगर A इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, L इसकी लेंथ है, तो जो वॉल्यूम होगा इस पूरे कंडक्टर का, जो वॉल्यूम होगा एज वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज, उसको हम कैपिटल B से लिखते हैं, वो है एरिया इनटू लेंथ। अगर ये उसका वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम, तो हम कहते हैं कि अगर किसी यूनिट वॉल्यूम के अंदर, किसी यूनिट यानी कि थोड़े से वॉल्यूम के अंदर, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर n नंबर ऑफ चार्जेस हों, तो टोटल वॉल्यूम के अंदर कितने चार्जेस होंगे, हम इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो टोटल वॉल्यूम के अंदर जो नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, इस पूरे कंडक्टर में फ्लो करने वाले चार्जेस की जो तादाद होगी वो होगी NEL। इफ n is
the number of charges in unit volume, then total charges in volume AL will be NAL। ये टोटल नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, इतने चार्जेस होंगे इस कंडक्टर के अंदर। अगर ये चार्जेस हैं, अगर इतने चार्ज पार्टिकल्स हैं, फर्ज किया इसके अंदर 100 चार्ज पार्टिकल्स हैं, हर एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर 1 कूलम चार्ज है, फर्ज कर लिया। अगर 1 कूलम चार्ज है तो 100 पार्टिकल्स के ऊपर कितना चार्ज होगा, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो 100 कूलम आ जाएगा। अगर एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर Q चार्ज हो तो इतने पार्टिकल्स के ऊपर टोटल कितना चार्ज होगा, वो होगा QNAL। If Q is the charge of each particle, then the total charge on these particles will be QNAL। So this is the total charge inside this volume। इस कंडक्टर के अंदर इतना चार्ज मौजूद है। इतने चार्ज के ऊपर अगर इतनी फोर्स लग रही है, हम अगर इसकी वैल्यू को, इससे हम करंट ड्राइव कर लें, ये टोटल चार्ज है। हम जानते हैं कि जो करंट होती है वो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। हमें पता है कि जो करंट है वो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं QNAL ओवर डेल्टा T। This delta T is the time for a charged particle to cover this distance L, this displacement L with drift velocity V। अगर कोई इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज पार्टिकल किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये v है इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, v ड्रिफ्ट। तो इस वेलोसिटी से मूव करने वाला चार्ज पार्टिकल इतना डिस्टेंस जितने टाइम में तय करेगा वो टाइम है ये डेल्टा टी। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी v से इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने का टाइम ये है तो हम लिख सकते हैं डेल्टा टी इक्वल्स डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। हमें पता है s इक्वल्स वी टी है, तो यहाँ से t आ जाएगा s ओवर v, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी l ओवर v। अब इसकी वैल्यू डेल्टा t की ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें तो हमारे पास करंट आ जाएगा QNAL ओवर L ओवर V। QNAL ओवर L ओवर V। अब इसमें अगर हम इस L को कैंसिल कर दें इस तरह से, अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी, ये V चूँकि बटे में है ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास जो करंट आएगी वो आएगी QNA इंटू V। V इज द वेलोसिटी। ये आ गई करंट की वैल्यू। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में पुट कर दें यूजिंग above value of current in equation 1। तो हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी कि जो फोर्स है तो I की जगह पे लिख देंगे QNAV L क्रॉस P। हमने शुरू में कहा था कि L को हम वेक्टर लेते हैं, वेक्टर इसलिए कि ये डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम वन एंड इन द डायरेक्शन ऑफ अदर एंड। जिस तरफ करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन में जिस तरफ करंट की डायरेक्शन है उसी तरफ इस L की डायरेक्शन होगी, यानी कि जिस तरफ ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसी तरफ L की डायरेक्शन होगी। हमें पता है कि ये जो L यूनिट वेक्टर है इसको हम लिख सकते हैं, हमें पता है कि L को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। वेक्टर के 2 हिस्से होते हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। हमें ये भी पता है कि जो डायरेक्शन है V की डायरेक्शन और L की डायरेक्शन ये सेम है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है।
जिस तरफ वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, वही डायरेक्शन है इस एल की। अगर ये यूनिट वेक्टर्स सेम हैं तो हम इस एल की जगह पर लिख सकते हैं F इक्वल्स क्यू एन ए वी एल इंटू एल यूनिट वेक्टर क्रॉस बी। अब क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, मैग्नीट्यूड का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। मैग्नीट्यूड इसके साथ भी है, बी के साथ भी मैग्नीट्यूड मौजूद है। एल चूंकि ये वाला एल चूंकि मैग्नीट्यूड है, ये एक नंबर है, ये मैग्नीट्यूड है, हम इसको बाहर लिख सकते हैं। तो हम इसको रीअरेंज करके कुछ इस तरह से लिखते हैं, एफ कैन बी रिटन एज क्यू एन ए, एल को हमने बाहर लिख दिया और बी को हमने लिख दिया अंदर। यहां से हमने कहा था कि जो डायरेक्शन है v की डायरेक्शन और l की डायरेक्शन, v की और l की डायरेक्शन सेम है, तो हम इस l की जगह पर अगर v यूनिट वेक्टर लगा दें, ये यूनिट वेक्टर लगा दें, तो ये v वेक्टर बन जाएगा, ये v वेक्टर बन जाएगा। तो हमारे पास जो नई इक्वेशन आएगी वो हम लिख देंगे F इक्वल्स क्यू एन ए एल v क्रॉस b। This is the force experienced by these charged particles। ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, इतने चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर लगने वाली फोर्स ये है। अब इतने चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर अगर टोटल इतनी फोर्स लग रही है तो एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, हम इससे डिवाइड कर देंगे। फर्ज कर लें 100 चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर ये फोर्स लग रही है, तो एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली फोर्स क्या होगी, उसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे। दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दीज चार्ज पार्टिकल्स। सो द फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज पार्टिकल कैन बी रिटन एज द फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज पार्टिकल कैन बी रिटन एज, जो फोर्स होगी सिंगल चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली फोर्स, उसको हम लिख देंगे F इक्वल्स क्यू एन ए एल वी क्रॉस बी डिवाइडेड बाय एन ए एल। तो जो फोर्स आ जाएगी, फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज पार्टिकल, वो आ जाएगी क्यू इंटू v क्रॉस b। दिस इज द फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज पार्टिकल, किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिसका चार्ज q है, उसके ऊपर ये फोर्स लगेगी। अगर हम इसकी जगह पर, चार्ज की जगह पर इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लें, अगर हम कहें कि ये फोर्स q की जगह पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन हो, और इलेक्ट्रॉन, ये फोर्स बन जाएगी F इक्वल्स E इंटू वी क्रॉस बी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज चूंकि नेगेटिव होता है, ये माइनस बी लिख दिया। इसी तरह फॉर प्रोटॉन यही फोर्स लिखी जा सकती है E इंटू वी क्रॉस बी। अब चूंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है F इक्वल्स बी क्यू इंटू वी क्रॉस बी, तो हम इसको हम लिख सकते हैं एज F इक्वल्स क्यू वी बी साइन थीटा। इसमें साइन थीटा आ गया। जब भी किसी इक्वेशन में साइन, कॉस या टेन आ जाए तो हम उसकी मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन, हम उसकी एक्सट्रीम कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। फोर्स विल बी मैक्सिमम if charge is moving perpendicular to the field and force will be 0 if charge is moving parallel or anti-parallel
टू द फील्ड। अगर चार्ज परपेंडिकुलर मूव करेगा तो उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगी, और अगर यही चार्ज पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करेगा, मतलब एंगल 0 या 180 होगा, तब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो अगर इसके ऊपर फोर्स ये लग रही है क्यू वी बी, इस फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं? इस बी क्रॉस बी के ऊपर राइट हैंड रूल अप्लाई करके हम इस फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं बाय वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। जिस तरह से हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टरली, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसके नतीजे में जो यूनिट वेक्टर आता है, जो फोर्स आएगी, जो एक तीसरा वेक्टर आएगा, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा और उसकी डायरेक्शन निकाल लेते हैं बाय राइट हैंड रूल। द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल ऑन बी क्रॉस बी। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।